नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईपीएफओ एक बहुत बड़ा अपडेट करने वाला है अपने यूएन पोर्टल पर। इस अपडेट के लागू होने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट में कुछ भी करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आपको जो ज़्यादातर डाटा है वो ऑफलाइन ही सही होता है, लेकिन दोस्तों ये अपडेट ईपीएफओ द्वारा किया जाएगा। उसके बाद से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना करेक्शन करवा पाएंगे। जैसे कि आपका नाम गलत है, आपके पिता का नाम गलत है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गया है, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग अवेलेबल नहीं है, या लगा लीजिए माता का नाम गलत हो चुका है, या नेशनलिटी गलत हो चुका है, या जेंडर गलत है, सब कुछ आप ऑनलाइन सही करवा पाएंगे। पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे हुए अपना करेक्शन करवा सकेंगे। इसके लिए दोस्तों ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। यह सर्कुलर 34 पेज का है और इस सर्कुलर में सब कुछ बताया गया है, क्या क्या बदलाव आप कर सकेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगने वाली है, पूरी जानकारी इस सर्कुलर में दिया गया है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो में हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाया गया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए दोस्तों, हम सर्कुलर आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अब हमने सर्कुलर ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो पहला पेज आप दोस्तों देख सकते हैं, ये ईपीएफओ द्वारा जारी किया हुआ सर्कुलर है और ये इसमें सब कुछ बताया गया है। साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया है कि इसमें जो है एक पे पहला पेज तो सर्कुलर है, ये पहला पेज जो दिख रहा है आपको ये सर्कुलर है। इसमें 34 पेज जो है वो एसओपी है। इस एसओपी में आप लोगों को सब कुछ बताया गया है, डिटेल में समझाया गया है कि आप क्या क्या बदलवा सकेंगे, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है, सब कुछ जो है पूरी जानकारी इसमें एसओपी में दिया गया है। अगर आप अपने अकाउंट में कुछ ही बदलाव करवाना चाहते हैं तो आसानी से करवा पाएंगे इस एसओपी को देखने के बाद, क्योंकि दोस्तों इस एसओपी में पूरी जानकारी दिया गया है। ये दोस्तों देरी न करते हुए आप लोगों को एसओपी दिखाते हैं और एसओपी में क्या क्या दिया गया है वो आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये एसओपी का पहला पेज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है एसओपी नंबर और उसके बाद लिखा हुआ है एसओपी टाइटल, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंबर प्रोफाइल करेक्शन अपडेशन को लेकर इसे बनाया गया है। और यहाँ पे जो है बताया गया है कि आप क्या क्या जो है करेक्शन करवा पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेम, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप, मैरिज स्टेटस, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनलिटी, आधार नंबर। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे करेक्शन करवा पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे 11 पॉइंट दिए गए हैं, जिस 11 पॉइंट में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन 11 पॉइंट को आप ठीक करवा पाएंगे। पहले भी दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट जो है पहले से ही हमारे जो यूएन पोर्टल पर अवेलेबल था, जिसे हम ऑनलाइन ठीक करा सकते थे, लेकिन ये अब ये इससे बढ़ाकर 11 कर दिया जाएगा और यूएन पोर्टल पे 11 पॉइंट शो होंगे जिसे हम ऑनलाइन सही करवा पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिव्यू डेट। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जारी करने का एक रिव्यू डेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ ने लिखा है आफ्टर 1 ईयर। रिव्यू डेट के सामने आप देखते लिखा हुआ है आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद ईपीएफओ दोबारा चेक करेगी। अगर ईपीएफओ को लगता है कि इसमें कुछ चेंज किया जाना चाहिए तो ईपीएफओ ज़रूर चेंज करेगी। अब दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड पेज पर और यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पज़, यानी कि उद्देश्य। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य मेंबर और एम्प्लॉयर द्वारा प्रोफाइल में सुधार के लिए सही घोषणा पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया और फील्ड कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली सुधार को चित्रित करना है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कुल 5 पॉइंट दिया गया है इंट्रोडक्शन में। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों देखते लिखा हुआ है कि पीएफ मेंबरों द्वारा यूएन प्रोफाइल में अपडेशन करने की प्रक्रिया फिलहाल है वो पैरामीटर 11 के नियम के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें इनकी कुछ सीमाएं पहले से कुछ सीमाएं तय की गई है और उन पर जो है अब हमें विचार करने की आवश्यकता थी। ईपीएफओ ने डेटाबेस में सदस्य डेटा कुछ मामलों में अधूरा हो सकता है और कागजी प्रक्रिया के लंबे समय के साथ साथ सदस्यों द्वारा इस्टेब्लिशमेंट बदलने के कारण 1/10/2014 को यूएन की शुरुआत के बाद यह आसान और सरल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ 2.2 में देख सकते दिया गया है कि जैसे जैसे स्वचालित प्रणाली प्रक्रम हो रही है, सदस्य डेटा ने प्रोफाइल में कई विसंगतियाँ पैदा करना शुरू कर दिया है, जिसमें अस्वीकृति, असफलता, धोखाधड़ी हो रही है। परिणाम स्वरूप वास्तविक सदस्य को सुधार के लिए एक लंबे चैनल से गुजरना पड़ता है। मापदंडों में डेटा बीमेल से संबंधित विभिन्न कारणों से दावा के निपटान में
सभी कार्यालयों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये जो यहाँ पे दिया गया आप नाम पढ़ सकते हैं, कुल 11 पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं 2.3 में। 2.3 में दोस्तों बताया गया है कि इसके अलावा बेहतरीन सतर्कता धोखाधड़ी को कम करने के कारण सदस्य प्रोफाइल की सत्यापन और प्रमाणीकरणता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया तेजी से महत्वपूर्ण हो जाती है। यह भी देखा गया है कि प्रक्रिया अनियमित और गैर मान्यकरण के कारण कुछ मामलों में सदस्य की पहचान के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिससे प्रतिरूपण और धोखाधड़ी हुई है। इस संबंध में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के केवाईसी प्रक्रिया की मजबूती को और बेहतर बनाने के लिए आरबीआई और बैंकिंग के दिशा निर्देशों का उपयोग भी करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 2.4 में आप देखते हैं इस प्रकार के सही प्रोफाइल बनाए रखने के लिए अस्वीकृति को कम करने और यूएन पहचान परिवर्तन के कारण धोखाधड़ी को कम करने के लिए संयुक्त घोषणा सदस्य प्रोफाइल सुधार के लिए मानकीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की गई है। इसके बाद इसे एसओपी को संयुक्त घोषणा के रूप में संदर्भित किया जाएगा, यानी कि लागू किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2.5 में आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस एसओपी दस्तावेज के समय के साथ और अधिक विकसित होने की उम्मीद है। स्वचालित और नियमित आईटी उपकरण सक्षम प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है और किस कारण से यहाँ पे लागू किया गया है। दोस्तों ऐसा बहुत सारे धोखाधड़ी हो रहे थे कि किसी का नाम है और कोई जो है प्रोफाइल चेंज करवा लेता था, अपना डाटाबेस जो है चेंज करवा के और करेक्शन करवा लेता था और वहाँ पे उनका पैसा जो है निकाल लिया जाता था। उसी को देखते हुए ईपीएफओ ने जो है इसमें चेंजिंग करने का जो है प्रोसेस अपनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, इसी बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे हम जो है दस्तावेज डालेंगे, कौन अप्रूवल करेगा, इन्हीं और के बारे में बताया गया है और ये किस कारण से लागू किया गया है इन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। अब पेज नंबर 4 पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर में 4.6 में यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया कि इन चीज़ों को यहाँ पे लागू करने जा रही है, जो यहाँ बताया गया है, जो आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें ये 11 पॉइंट है, इनको यहाँ पे है ईपीएफओ जो है लागू करने जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर पे आ चुके हैं। 7 तो ये 4 नंबर पॉइंट में आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। 7 पॉइंट जो है ये 4 नंबर पेज में देखने को मिलेगा और 4 पॉइंट जो है 5 नंबर पेज में दिया गया है। ये चीज़ें ईपीएफओ यहाँ पे जो है चेंज करने जा रही है। अब दोस्तों हम 5 नंबर पेज पे आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, टेबल नंबर 2, और इस टेबल नंबर 2 में कुछ बताया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों करेक्शन जो है वो करेक्शन को 2 तालिकाओं में बांटा गया है, एक मेजर और एक है माइनर। मान लीजिए दोस्तों आपका नाम गलत है और नाम में आपका 2 अक्षर से ज़्यादा गलत है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं लिखा भी हुआ है कि अगर आपके नाम में 2 अक्षर से ज़्यादा गलत है और आप उसको जो करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो आपका मेजर करेक्शन में आएगा। अगर आपके नाम में 2 ही अक्षर गलत है तो वो आपके माइनर करेक्शन में आएगा। अगर दोस्तों मेजर करेक्शन आप करवा रहे हैं तो मेजर करेक्शन में आप लोगों को कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है और माइनर करेक्शन में आप लोगों को 2 ही डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो जेंडर को माइनर करेक्शन में रखा गया है। जेंडर में जैसे कि फीमेल जो है ये माइनर करेक्शन में है। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेजर करेक्शन में है। 3 ईयर से अगर कम का है तो वो तो माइनर करेक्शन में आएगा, अगर 3 ईयर से ज़्यादा का है तो वो मेजर करेक्शन में आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे 4 नंबर पे तो फादर नेम, वही बात है जो ऊपर वाला पॉइंट हमने बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो बताया था मेजर और माइनर, तो वही बात है। फादर नेम में अगर पिता का नाम में 2 अक्षर गलत है तो वो माइनर आएगा, अगर 2 अक्षर ज़्यादा गलत है तो वो मेजर करेक्शन में आएगा। रिलेशन जो है वो माइनर करेक्शन में आएगा। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको मैरिज स्टेटस दिया गया है और इसको 2 पॉइंट में रखा गया है, मेजर और माइनर में, दोनों में ही रखा गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर, अगर मेंबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगर वो मैरिज स्टेटस चेंज करवाता है तो वो मेजर करेक्शन में आएगा आगे। यानी कि लगा लीजिए आपको समझ में अगर नहीं आया, चलिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई मेंबर है और वो शादीशुदा है लेकिन उसने अपना पीएफ ऑफिस में अभी तक मैरिज स्टेटस में अनमैरिड दिखा रखा है और अचानक से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको अब अनमैरिड से मैरिड करने के लिए, पीएफ ऑफिस में अनमैरिड से मैरिड करने के लिए उसको जो करेक्शन करवाना होगा उसके लिए वो जो है मेजर करेक्शन में आएगा और उसके लिए उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी। मैनर हो तो मैनर में दोस्तों आप समझ जाएंगे कि अगर आदमी जिंदा है, जिंदा होते हुए अगर कुछ करेक्शन करवा रहा है तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद करेक्शन करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर जिंदे में खुद करेक्शन करवा रहा है
तो वो माइनर करेक्शन में आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर पॉइंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है। वही बात है कि अगर सदस्य जीवित में अगर से करेक्शन करवाता है तो माइनर करेक्शन होगा, अगर मृत्यु के बाद करेक्शन अगर उसको PF ऑफिस में होता है तो वो मेजर करेक्शन में आएगा। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग 8 नंबर 9 नंबर ये सेम ही है, आप इसको देख लीजिएगा। उसका 10 नंबर दोस्तों नेशनलिटी, तो नेशनलिटी दोस्तों ये 2 करेक्शन इसमें भी रखा गया है, इसको इतना खास नहीं क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के लोग ही हैं और इंडिया में ही वो रहेंगे। 11 नंबर चलिए आपको दिखाते हैं आधार, आधार में मेजर करेक्शन होगा, आधार जो है मेजर करेक्शन में रखा गया है। अब दोस्तों नीचे की ओर आते हैं। अब दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 4.9 में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। अगर आप दोस्तों माइनर करेक्शन करवा रहे हैं तो माइनर करेक्शन के लिए आप लोगों को 2 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके जो है मेजर करेक्शन है और मेजर करेक्शन करवा रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम 3 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है। तो 5 नंबर पॉइंट पे लिखा है रोलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे दोस्तों बता दें कि यहाँ पे बताया गया है कि किसका रिस्पॉन्स होगा। यहाँ बताया गया है 5.1 में देख सकते हैं इसके लिए जिम्मेदार JD होगा और सभी पर जो है समय, सभी जितने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे सभी पे एक समय अंकित किया जाएगा और समय तय किया जाएगा और उसके ऊपर जो है IP एड्रेस भी डाला जाएगा और इस दस्तावेज को संभाल के रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि इस बार रखा और अगली बार इसको फेंक दिया कहीं पे, कोई काम का नहीं, तो इसको अच्छी तरह से संभाल के रखा जाएगा। अब 5.2 में आते हैं तो एक बार अनुरोध सबमिट हो जाने के बाद यह नियोक्ता लॉगिन में दिखाई देगा, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों एक ईमेल स्वचालित रूप से पंजीकृत नियोक्ता को भी भेजा जाएगा और सदस्य को भी ईमेल प्राप्त होगा, यानी कि आपको जो आपका ईमेल भी प्राप्त होगा और आपके जो एम्प्लॉयर है उसको भी एक ईमेल भेजा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि जो आप PF मेंबर है और PF मेंबर का अगर लगा लीजिए पिछली कंपनी में कोई डाटा गलत कर दिया गया है, पिछली कंपनी द्वारा कोई डाटा गलत कर दिया गया है और वो नई कंपनी ज्वाइन कर लिया है और वो चाहता है कि नई कंपनी से सुधरवा ले, तो वो नहीं सुधर पाएगा, उसको उसी कंपनी से सुधरवाना होगा जो पुरानी कंपनी है, उसी से ही सुधरवा पाएगा। वर्तमान कंपनी उसका सुधार नहीं करेगी। ये जो आपका जो रिक्वेस्ट है वो पुरानी कंपनी के पास ही जाएगा, इसका कोई डाटा तैयार करेगा EPFO उसके लिए तो हो सकता है। इसका दोस्तों 5.3 में आते हैं और यहाँ पे अब दोस्तों ये 5.3 में बताया गया है कि जो आप अनुरोध लगाएंगे वो अनुरोध सबसे पहले आपके जो है एम्प्लॉयर के पास जाएगा। एम्प्लॉयर के पास जाने के बाद उसको मेल द्वारा सूचित किया जाएगा एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर जब उसको खोल के चेक करेगा, उनको अगर लगता है किसी और दस्तावेज की आवश्यकता है, इसको जो है इस डिटेल को चेंज करने के लिए किसी और कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और वो आपको बताएगा कि इस चीज़ से ये अपलोड करने के लिए बताएगा कि इस चीज़ को अपलोड आप कीजिए, इस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कीजिए। अब 5.4 में दिया गया है कि यहाँ पे जो अधिकारी जो है अप्रूवल कौन करेगा और कौन जो है वेरीफाइड करेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों आपके काम का तो नहीं है वैसे, चलिए आपको फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे अगर आप फादर नेम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो इस चार्ट को आप देख लीजिएगा, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। यहाँ फादर नेम का रिक्वेस्ट अगर भेज रहे हैं तो फादर नेम रिक्वेस्ट अप्रूवल कौन करेगा, यहाँ पे दिया गया है RPFC, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। उसको वेरीफाई कौन करेगा तो SS, और उसके बाद दोस्तों रिटायर कौन करेगा तो DA यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से टेबल बनाया गया है, जो आधार कार्ड कौन अप्रूवल करेगा कौन वेरीफाइड करेगा यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों 11 नंबर पेज के लास्ट में यहाँ पे देखते हैं सीरियल नंबर 1 में दिया गया एक टेबल दिया गया, 5 नंबर टेबल, और इसमें बताया गया कि अगर कंपनी बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाने के बाद स्थिति में अगर हम अपना जो है करेक्शन करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेक्शन करवा पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद आपको जो कर्मचारी का उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर कर्मचारी हस्ताक्षर नहीं करता है तो जो नीचे 6.15 में जो डिटेल बताया गया है उनमें से किसी एक अधिकारी का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए। और उसके बाद जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो सबमिट होने के बाद आपका सारा काम PF ऑफिस द्वारा देखा जाएगा, JD द्वारा देखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर में देख सकते हैं अगर प्रतिष्ठान बंद हो जाए तो किससे सेंस और किससे करवाना है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार से हम अपना जो है चेंज करवा पाएंगे उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आते हैं, यहाँ बताया गया है कि आप कितनी बार 6 नंबर टेबल में देखते हैं कितनी बार क्या चीज़ परिवर्तन करा सकते हैं। तो यहाँ पे सदस्य का नाम एक बार चेंज करवा सकते हैं, लिंग एक बार चेंज करा सकते हैं, जन्म तारीख जो है एक बार चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ फादर नेम एक बार चेंज करा सकते हैं, रिलेशनशिप एक बार चेंज करा सकते हैं, मैरिज स्टेटस 2 बार चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक बार करा सकते हैं, डेट ऑफ लिविंग एक बार कर सकते हैं, रीजन ऑफ लिविंग एक बार कर सकते हैं, नेशनलिटी एक बार कर सकते हैं, आधार नंबर चेंज एक बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 11 पॉइंट है और 11 पॉइंट को यहाँ पर अंकित किया गया और सभी में आप जो है करेक्शन कितनी बार करा सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। अगर दोस्तों आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो आप किससे साइन मोहर करवा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर पे दिया गया है, देख सकते हैं ये पेज नंबर 15 है और यहाँ पे 8 नंबर में बताया गया है कि आप लोगों का जो है कितना समय लगेगा। आपको अगर रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, चेंज कराने के लिए सबमिट करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है माइनर करेक्शन में 7+ दिन लग सकते हैं, यानी कि 7 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मेजर रिक्वेस्ट में आपको 15 दिन से भी ज़्यादा लग सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ बताया गया किसी संदिग्ध यानी कि किसी और मामले में अगर यहाँ पे जाँच होता है तो यहाँ पे 3 दिन और एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ बताया गया कि जब तक जो है आप जो है रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट जेडी के पास जब तक जाएगा, उसके बाद जिस दिन रिक्वेस्ट जेडी के पास चला जाएगा और वो देखेगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे दिन काउंट होगा। अब दोस्तों टेबल ए में नेम और जेंडर को सही करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ बताया गया है। तो आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, उसके अलावा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इन डॉक्यूमेंट्स में से जो आपका पास कोई एक डॉक्यूमेंट्स और होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए 13 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे कुल मिलाकर 20 डॉक्यूमेंट्स है। तो इस 20 डॉक्यूमेंट्स में से जो आप लोगों के पास जो है 2 डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है, जिसमें से आधार कार्ड तो मैंडेटरी है और उसके बाद इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास और होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेथ टेबल बी में दिया गया, डेथ के बाद अगर टेबल बी में दिया गया डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए यहाँ पे जो है 10 डॉक्यूमेंट्स दिए गए। सही कराने के लिए इस 10 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप जो है माइनर कनेक्शन करा रहे 3 साल से कम का करेक्शन है तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा का करेक्शन है तो इनमें से 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सी में दिया गया है फादर मदर नेम और रिलेशनशिप। अगर फादर मदर नेम को चेंज करवाना चाहते हैं उसके लिए 7 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन 7 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसका जो मैरिज स्टेटस के लिए यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स में से 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है टेबल नंबर ई में आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और 4 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आप खुद पढ़ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। मैं इसका जो है इसका PDF मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल हिंदी में दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ भी पाएंगे पूरा डिटेल में। उसका दोस्तों 8 पे देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स है। उसका दोस्तों यहाँ पे F में देखेंगे रीजन ऑफ लिविंग, तो इसके लिए भी 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तय किए गए हैं। और टेबल नंबर G में आप देखेंगे डेट ऑफ लिविंग के लिए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 4 डॉक्यूमेंट्स तय किए गए हैं। वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे में से 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। उसका दोस्तों नेशनलिटी के लिए भी आप 5 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। आधार के लिए आपको यहाँ पे जो है 1 डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, वो केवल आधार जो है आधार नंबर होना चाहिए और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों पुराना वाला ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो था वो भी चेंज हो जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों के सामने जो आप नया ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो आएगा कुछ इस तरह से आ सकता है आप लोगों के सामने, जिसमें आप लोगों को ये 11 कॉलम आपको देखने को मिलेगा। जिसमें पहले जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कम थे, अब यहाँ पे जो है 11 जो पॉइंट ऐड किए गए हैं वो पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आते दोस्तों ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ घोषणा पत्र होगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, उसका दोस्तों यहाँ पे जो मेंबर है उसका साइन होगा। अगर कंपनी बंद है और पता ना लगा है कि आप किससे साइन कराए तो उसके लिए यहाँ पे जो हस्ताक्षर होगा वो इस पे होगा। उसका दोस्तों आ गए 27 नंबर पेज पे। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पे लॉगिन किस प्रकार से होएगा और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कहाँ से क्या चीज़ चेंज होगा उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं और यहाँ बताया गया कि 7 चीज़ को इसमें और ऐड किया जाएगा। ऑनलाइन में जो करेक्शन वाले जो प्रोसेस थे पहले, जो यूएन पोर्टल पे जो प्रोसेस है पहले से ही, उसमें 7 चीज़ को और ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, अब यहाँ एम्प्लॉयर के बारे में बताया कि एम्प्लॉयर किस प्रकार से लॉगिन करेगा, किस प्रकार से आपको वेरीफाई करेगा, वो यहाँ पे डिटेल चेक करेगा, वो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को आने वाले टाइम में जो है ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बताया गया अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपका होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो है ये खत्म हो चुका है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आप लोगों को बताना था कि EPFO द्वारा सर्कुलर जारी किया गया और आने वाले टाइम में जितने भी हम करेक्शन ऑफलाइन करते थे सभी करेक्शन ऑनलाइन EPFO द्वारा कर दिया जाएगा और हम ऑनलाइन ही करेक्शन करवा पाएंगे। दोस्तों इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बिल्कुल हिंदी में मैंने उसको कर दिया है और हिंदी में आप वहाँ से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने जो मेन पॉइंट थे वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉइंट बताता तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट जो है इसमें कवर किए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।